starting with the revision of chapter number 12, special courts tribunal under Companies Act and other legislation. Talking about the weightage of this chapter, 4 to 8 marks, lower side 4 and higher side 8, not more than that. इसमें तीन ही चीजें मेनली जिसके बारे में हमें पढ़ना है, NCLT, NCLAT एंड देन आफ्टर स्पेशल कोर्ट. इन्हीं तीन चीजों पे मेनली हमारा फोकस रहेगा. चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, छोटा है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एज वेल. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट कि ट्राइब्यूनल क्या है. ट्राइब्यूनल बेसिकली किसको कहते हैं? बेसिकली ट्राइब्यूनल उसको कहते हैं जो एक्चुअल में जुडिशियल बॉडी नहीं है. इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर टू अ कोर्ट. ट्राइब्यूनल जो डिराइव हुआ है वो कहां से हुआ है? ट्राइब्यून वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब था मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ना तो कोर्ट है ना ही कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनके बीच में कहीं फॉल करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी. ये स्पेशल लॉ से डील करते हैं, मतलब ये कॉमन लॉ या ऑर्डिनरी लॉ पे बेस्ड नहीं होते हैं. इनके लिए एक एक्ट बना होता है जिससे ये अटैच्ड होते हैं, तो ये उसी पे काम करते हैं और स्पेशल एडजुडिकेशन देते हैं बिना कोर्ट में जाए. क्यों हमें ये बनाने पड़े? क्योंकि हमारी जो कोर्ट थी ऑलरेडी ओवरबर्डन थी, उनके पास बहुत सारा बर्डन है काम का, तो उनके काम को कम करने के लिए और चीजों को एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म करने के लिए हमने क्या कर दिए? ट्राइब्यूनल बना दिए, अलग अलग एक्ट से उनको अटैच कर दिया, जिससे कि स्मूथली हमारा काम चलता रहे. अब जो हम बात करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल. कोर्ट और ट्राइब्यूनल में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो कोर्ट देखे तो लीगल सिस्टम का हमारा पार्ट है, सिविल या क्रिमिनल केसेस से डील करती है. ट्राइब्यूनल को हम माइनर कोर्ट बोल सकते हैं और ये स्पेशल केसेस से डील करती है जो कि उस एक्ट से रिलेटेड होंगे. कोर्ट में ऑर्डर आ सकता है, डिक्री आ सकती है, जजमेंट आ सकता है, जबकि डिसीजन जो ट्राइब्यूनल का आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर और अवार्ड. ये किससे डील करती है? क्रिमिनल और सिविल केसेस से, और ये स्पेशल केसेस से. यहां पे एक जज होता है या पैनल ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जबकि इसमें कौन होता है? सिंगल मेंबर भी हो सकता है और मे बी मोर मेंबर्स, वन जुडिशियल मेंबर, वन टेक्निकल मेंबर, इस तरह से भी हो सकते हैं. सिविल कोर्ट के लिए सीपीसी बना हुआ है और क्रिमिनल कोर्ट के लिए सीआरपीसी आपका बना हुआ है, जबकि ऐसा कोई प्रोसीजरल लॉ ट्राइब्यूनल के लिए नहीं बना हुआ है. ट्राइब्यूनल के लिए क्या होता है? एक्ट के अकॉर्डिंग ही चीजें चलती है या फिर रेगुलेशंस उनके लिए आते रहते हैं जिसके बेसिस पे वो काम करते हैं. तो सिविल कोर्ट के लिए कौन सा प्रोसीजर? सीपीसी, और क्रिमिनल कोर्ट के लिए सीआरपीसी का प्रोसीजर आपका बना हुआ है. अपीयरेंस, नॉर्मली कोर्ट में कौन जाएगा? लॉयर या एडवोकेट जाएगा, तुम्हारे बिहाफ पे अपीयर होगा, जबकि ट्राइब्यूनल में लॉयर एडवोकेट तो जा ही सकता है, साथ में कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्ट अकाउंटेंट या अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकते हैं. यहां से आपका मेन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं. सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट का क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, किसको बना सकती है? एक ट्राइब्यूनल को, जिसका नाम वो रखेगी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा और नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर कितने भी हो सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना ठीक लगे नोटिफिकेशन से बता देंगे और वो सारी पावर्स और फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे जो उस एक्ट में लिखी हुई है. तो मतलब एनसीएलटी को बनाने का अधिकार किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का. कितने लोग होंगे? प्रेसिडेंट एक होगा, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर की ऐसा कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी रखे जा सकते हैं, जैसा भी होगा गवर्नमेंट हमें नोटिफिकेशन दे देगी. अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है एनसीएलटी का, वो कैसे हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया एनसीएलटी को, जिसमें कि प्रेसिडेंट, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होते हैं. और एनसीएलटी में दो चीजें शामिल है, सीएलबी और बीआईएफआर. जो पहले दो अलग अलग बॉडीज थी उनको हमने एक में कंबाइन करके एनसीएलटी को बना दिया. इफेक्टिव कब से? 1 जून 2016 से दिस बॉडी इज इफेक्टिव. इसकी टोटल 11 बेंचेस है. बेंचेस मींस ब्रांचेस समझ लो, क्योंकि जो आपका मेनली प्रेसिडेंट होगा वो तो एक ही जगह पे रहेगा, दैट इज हेडक्वार्टर्स, लेकिन अदर बेंचेस पे भी लोग तो रहेंगे, तो उसके लिए आपको फिर उनको बेंच बोलना पड़ेगा, दैट इज नॉट द मेन एनसीएलटी. वो बेंचेस या ब्रांचेस आप कह सकते हो. तो ये प्लेसेस बताए गए हैं इसमें कि यहां पे ये लोकेटेड है. प्रेसिडेंट या मेंबर बनने के लिए ट्राइब्यूनल का क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एनसीएलटी में प्रेसिडेंट बनने के लिए आप जज रहे हो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए, या फिर जज रहे हो हाई कोर्ट के तो जुडिशियल मेंबर बन सकते हो. 5 साल वाली कंडीशन यहां पे नहीं है.
एडवोकेट के पास, जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो वो, और डिस्ट्रिक्ट जज कोई रहा हो जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस रहा हो, वो भी इसमें क्या बन सकता है, जुडिशियल मेंबर। टेक्निकल मेंबर के लिए दो चीजें हैं, कोस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कोई भी बंदा जो लीगल में काम कर रहा हो जिसको कितना 10 इयर्स या 15 इयर्स, 15 इयर्स यहां पे बताया गया, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो किस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो यहां पे आ सकता है। या फिर 15 साल का इंडियन लीगल सर्विसेज में जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसमें से 3 साल कम से कम वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा? प्रेसिडेंट 5 इयर्स के लिए होल्ड कर सकता है या 67 ईयर एज विच एवर इज अर्लियर। जुडिशियल टेक्निकल मेंबर के लिए 5 साल 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है पर उसके लिए 50 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। पेरेंट कैडर के साथ एक्सीड तो कर सकता है ये, पर 1 ईयर से ज्यादा का टेन्योर नहीं हो सकता, तो 5 + 1 = 6 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है इफ रिक्वायर्ड, वरना नॉर्मली इट इज 5 इयर्स। और अगर एज पहले आपकी हो जाती है तो एज अकॉर्डिंग भी बाहर लगाई जा सकती है। अब आते हैं हम एनसीएलएटी पे। एनसीएलएटी का क्या कॉन्सेप्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलएटी को बनाया, चेयरपर्सन जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर हो सकते हैं। पहले ये कंडीशन थी नॉट एक्सीडिंग 11 इन एग्रीगेट, लेकिन अब ये नॉट एक्सीडिंग हटा दिया गया, इसको लिख लो एनी नंबर्स। जैसे एनसीएलटी में सेम वैसे ही कितने भी जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर रखे जा सकते हैं। ऑब्वियसली चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट तो एक एक ही होगा, तो वहां एक प्रेसिडेंट था, यहाँ पे एक चेयरपर्सन है, और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर वहां भी कितने भी रख सकते थे। पहले यहाँ 11 की कंडीशन थी जो हटा दी गई है, अब कितने भी रख सकते हैं। ये इफेक्टिव कब से हुआ? जब से एनसीएलटी हुआ 1 जून 2016। अब यहां पे चेयरपर्सन या मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो वहां पे जो 15-15 साल का एक्सपीरियंस है तो यहां पे ऑब्वियसली ज्यादा होगा। प्लस अदर देन दैट हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जजेस थे वो हाई कोर्ट तक के थे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। तो सबसे पहले चेयरपर्सन के लिए क्वालिफिकेशन है, या तो आप जज रहे हो सुप्रीम कोर्ट के, या फिर चीफ जस्टिस रहे हो हाई कोर्ट के, तो आप यहाँ पे क्या बन सकते हो? चेयरपर्सन बन सकते हो। जुडिशियल मेंबर के लिए हाई कोर्ट का जज रहे हो या जुडिशियल मेंबर रहे हो 5 साल तक, कहां पे? एनसीएलटी में, तो यू कैन बी प्रोमोटेड टू एनसीएलटी। टेक्निकल मेंबर के लिए एबिलिटी पर्सन विद एटलीस्ट 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कोई ऐसा काबिल इंसान जिसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस हो। तो जहां एनसीएलटी में ये एक्सपीरियंस आपका 15 मांग रहा था, यहां पे एनसीएलटी में आपको बोल रहा है 25 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वही टर्म ऑफ ऑफिस सेम है जैसा उसमें था, चेयरपर्सन के लिए 5 साल, बस एज बदल जाएगी, वहां 60, 70 या 70 हो गई विच एवर इज अर्लियर। जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर वही 5 साल, वहां 65 थी, यहाँ एज कन्वर्ट करके कितनी हो गई? 67 विच एवर इज अर्लियर। वही रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल पर 50 साल एज होनी चाहिए, पेरेंट केडर के साथ में 1 साल से ऊपर एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो वही यहाँ पे भी 5 + 1 = 6 इयर्स वाला सीन रहेगा। अब देखो, जो आप एक पढ़ लोगे एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन, तो एनसीएलटी का आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस प्रेसिडेंट की जगह क्या डालना है? चेयरपर्सन डालना है, और जो एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड है उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखो, बात करते हैं हम रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। जब हम जनरल क्लोजेस पढ़ते हैं तो उसमें एक पावर्स एंड फंक्शनरीज वाले में एक चीज आती है कि जिसके पास अपॉइंटमेंट का पावर होता है उसके पास रिमूव करने का भी पावर होता है। तो इसी को एनसीएलटी में भी हम यूज करते हैं, एनसीएलटी में भी यूज करते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगा तो वो कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से टू रिमूव अ मेंबर, कोई भी मेंबर को रिमूव, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चेयरपर्सन हो, टेक्निकल या जुडिशियल मेंबर, कोई सा भी हो, हम रिमूव कर सकते हैं। कब कब? कंडीशन क्या है? एडजस्ड इंसॉल्वेंट, जिसको इंसॉल्वेंट बता दिया गया कि दिवालिया हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं है। ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, जैसे किडनैपिंग है, रेप है, मर्डर है, ऐसे अगर मोरल टर्पिट्यूड वाले ऑफेंस कर दिए तो भी उसको हटाया जा सकता है। एक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट, अगर उसका कहीं एक्वायर हो गया तो, या फिर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति उसकी जो प्रिजुडिसेस है वो इतनी ज्यादा है कि वो पब्लिक के लिए काम कर ही नहीं सकता। या फिर इनकेपेबल हो गया हो, कैसे? फिजिकली या मेंटली।
पर याद रखना रिमूवल डायरेक्टली नहीं होगा, यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ओडी ओल्ट्रम पार्टम। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ सकते हैं, यू कैन रेफर द सेम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन बोलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि इसकी हमें रिमूव करने के लिए रिपोर्ट चाहिए, तो अपॉइंट करेंगे किसको? ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करेगा कंसर्न मेंबर की, और रिपोर्ट किसको देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये रिपोर्ट आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और अगर रिपोर्ट में सही साबित हो गया कि इस बंदे ने गलत काम किया है तो हम उसको तुरंत रिमूव कर सकते हैं, पर अगर रिपोर्ट क्लीन आई तो यू डोंट हैव एनी राइट टू रिमूव दैट पर्सन। तो बिफोर द रिमूवल of a member from NCLT or NCLAT, you need to follow the proper procedure. You have to inform to the court. कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कोर्ट फिर इंक्वायरी करवाएगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट यू कैन गिव हिम द रिमूवल ऑर्डर। वो जो भी होगा बंदा फिर वो चला जाएगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कि जो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन है वो तो हेड ऑफिस में रहेंगे, लेकिन अदर ब्रांचेस भी उसकी क्रिएट की जा सकती है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। There shall be constituted such number of benches of tribunal as may by notification be specified by the central government. जितना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उतनी बेंचेस बनाई जा सकती है। हेड ब्रांच या मेन ब्रांच कहां रहेगी? न्यू दिल्ली में, और अदर ऑफिसेस कहीं पे भी हो सकते हैं, पर प्रेसिडेंट तो या चेयरपर्सन तो न्यू दिल्ली में ही रहेंगे। ट्राइब्यूनल की जितनी भी पावर एक्सरसाइज होगी वो बेंच के पास होगी। तो एक बेंच बनने के लिए कम से कम एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल बनाने के लिए यू नीड 1 जुडिशियल एज वेल एज 1 टेक्निकल मेंबर। पर अगर उनकी ओपिनियन डिफर करी, तो अगर वो ओपिनियन डिफर करती है तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बेंच को रेफर कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग बेंच थी उसका डिसीजन प्लस जो न्यू बेंच को दिया गया उसके डिसीजन को कंबाइन करके हम मेजॉरिटी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से फिर डिसीजन ले लिए जाते हैं। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, क्या ट्राइब्यूनल ऑर्डर निकाल सकते हैं? डेफिनेटली यस। ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट इट्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर देयरऑन एज इट थिंक्स फिट। जैसा भी ऑर्डर उनको ठीक लगे निकाला जा सकता है, पर हाँ पहले पार्टीज का पूरी बात सुननी पड़ेगी। 2 साल के अंदर अंदर उस ऑर्डर में कोई अगर गलती हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करवाया जा सकता है। 2 इयर्स के बाद में रेक्टिफिकेशन नॉट पॉसिबल। और इस ऑर्डर की एक कॉपी हमेशा अदर पार्टी को भी जाएगी जो भी उसमें केस में इन्वॉल्व है। तो ये ऑर्डर किस तरह से भी निकाले जा सकते हैं। अब अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल कहां जाएगी? एलएटी में जाएगी, जो एपीलेट ट्राइब्यूनल है उसमें जाएगी। तो एपीलेट ट्राइब्यूनल में तुम्हारी अपील जाएगी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल। अपील कब नहीं जाएगी? जब ट्राइब्यूनल ने पार्टीज की कंसेंट से कोई डिसीजन लिया हो, तो लेटर ऑन दे कैन नॉट डिनाई कि हमने ऐसा डिसीजन नहीं लिया। हर अपील 45 दिन में फाइल होगी। जब आपको ऑर्डर की कॉपी मिली है उससे 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है। एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा सकता है वही 45 डेज का, पर उसके लिए आपको सफिशिएंट कोज देना पड़ेगा। और ये सफिशिएंट कोज आपका चैप्टर नंबर 7 में एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी, कि जिसमें आप टाल नहीं सको, वो आपके हाथ में नहीं था, वो हो गया। अपील जैसे ही है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करेगी? पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी, सुनेगी उनकी बात, और फिर या तो उस ऑर्डर को ही कंफर्म कर देगी या मॉडिफाई कर देगी, चेंज कर देगी, या सेट असाइड कर देगी कि हम दोबारा से कुछ करेंगे, या फिर नो चेंज। तो या तो चेंज होगा या नहीं होगा। चेंज में जरूरी नहीं है मेजर चेंजेस है, मे बी सम मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, दैट वुड बी डन। और अगर सेट असाइड किया है तो आपका केस एक तरह से दोबारा से चलेगा, और उसके बाद डिसीजन जो भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिर वही जो कॉपी ऑर्डर की होगी वो हर पार्टी को तुम्हें देनी पड़ेगी। एक एक पार्टी के पास कॉपी होनी चाहिए। एक्सपीडिशियस डिस्पोजल बाय ट्राइब्यूनल एंड एपीलेट ट्राइब्यूनल। देखो शुरू में ही इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीज बताई थी कि हमने इनको बनाया क्यों, क्योंकि कोर्ट का बर्डन इतना ज्यादा था कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था केस सोल्व होने में। तो इसी के लिए बनाए गए कि स्पीडी डिस्पोजल दे दे। तो अब इनको कितना टाइम मिलेगा केसेस को डिसाइड करने के लिए, या जो इनके पास चीजें आ रही है उसके लिए? तो दे विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months एज सुन एज पॉसिबल। 3 months तो मैक्सिमम टाइम है। एज सुन एज पॉसिबल दे हैव टू ट्राई कि ये सॉल्व हो जाए, पर 3 महीने आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे।
अगर इन 3 महीनों में ना हो पाया तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन कि तुम क्यों नहीं ले पाए। अगर तुम एनसीएलटी की बात कर रहे हो तो कहां जाएगी एप्लीकेशन, आपकी प्रेसिडेंट के पास। और अगर हम एनसीएलटी की बात करें तो चेयरपर्सन के पास आप एप्लीकेशन लगाओगे कि इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं हुआ, रीजन के साथ। और अगर उनको ठीक लगा तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम, कितना, 90 डेज। तो अब आपको 90 डेज और मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो उसको सॉल्व करना। तो 3 मंथ्स आपका ओरिजिनल टाइम है जो मिलेगा, प्लस 90 डेज का सफिशिएंट कोर्स देने पर एक्सटेंशन भी हो सकता है। अब आता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। जब मुझे अगर मान लो एनसीएलटी से डिसीजन मिला और मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ऑर्डर की कॉपी लेनी पड़ेगी, रिसीव करना पड़ेगा। उसके बाद एक टाइम लिमिट होती है, वो कितनी है, 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर तुम्हें वो एप्लीकेशन लेके जानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट, वो अपील चली जाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, सेकंड अपील की तरह, क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी एनसीएलटी में हो चुकी है। प्रोसीजर क्या रहेगा ट्राइब्यूनल या एपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने अपील का, तो देखो वैसे सीपीसी से बाउंड नहीं है। जैसे सिविल केसेस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड आपका बना हुआ है तो ये लोग बाउंड नहीं है उसके प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या फिर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट या बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी एक्ट या रूल्स जो बने हुए हैं उनको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दो सीपीसी के प्रोविजंस इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ जो भी एक्ट से रिलेटेड है उसके सारे प्रोविजंस को इसको मानना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल या एपीलेट ट्राइब्यूनल की सेम पावर है जैसे एक सिविल कोर्ट की होती है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी पावर है स्पेशल जो दी गई है किसको, ट्राइब्यूनल को, पर लगती ऐसी है कि जैसे कोर्ट जैसी पावर है। तो पहला एनफोर्सिंग द अटेंडेंस थ्रू समन, समन देके अटेंडेंस एनफोर्स कराना। डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एविडेंस सारे एफिडेविट पे लेना, विटनेसेस के बयान वगैरह एफिडेविट पे लेना। एज पर सेक्शन 123 और 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेना या उसकी कॉपी मंगवा लेना। कमीशन बैठा देना जांच के लिए, चाहे वो विटनेस का हो या डॉक्यूमेंट का हो। डिफॉल्ट अगर हुआ तो एक्स पार्टी डिसीजन लिए जा सकते हैं। सेट असाइड किया जा सकता है ऑर्डर या डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास बाय एक्स पार्टी, जो भी मैटर प्रेस्क्राइब्ड है उसके लिए। और ये आपकी हो गई पावर्स किसके जैसी, सिविल कोर्ट के जैसी। अब आगे बढ़ते हैं। एनी ऑर्डर मेड बाय ट्राइब्यूनल एपीलेट ट्राइब्यूनल मे बी एनफोर्स्ड बाय दैट ट्राइब्यूनल इन द सेम मैनर एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट। अब जैसे मान लो ऑर्डर निकाला गया तो एनफोर्सिबिलिटी कहां से आएगी भाई, एनफोर्सिबिलिटी तो वैसे ही आएगी जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में आती है, तो सेम एनफोर्सिबिलिटी इसकी रहेगी। तो डरने की बात नहीं है कि हमारा अवार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड अवार्ड। जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग चलेगी ट्राइब्यूनल या एपीलेट ट्राइब्यूनल में, उनको क्या माना जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ आईपीसी। ट्राइब्यूनल और एपीलेट ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट के जैसे मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो एक तरह से देखा जाए तो इन ट्राइब्यूनल्स की पावर सिमिलर होती है कोर्ट के पावर जैसी, और इनमें जो प्रोसीडिंग चलेगी उनको डीम्ड मान लिया जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह। वैसे ये जुडिशियल बॉडीज नहीं होती, दीज आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, लेकिन फिर भी इनकी प्रोसीडिंग्स को भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, जैसे आप कोर्ट के किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं या उस ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चार्ज किया जाता है और आपको पनिश किया जाता है। वैसे ही सेम पावर ट्राइब्यूनल के पास में भी होती है, पर ये डायरेक्ट पावर्स नहीं दी गई है। इन पावर्स को हम रेफर्ड पावर्स या डिराइव्ड पावर्स कह सकते हैं। रेफरेंस कहां जाएगी, हाई कोर्ट में, तो क्या माना जाएगा, रेफरेंस टू द ट्राइब्यूनल एंड एपीलेट ट्राइब्यूनल, कि जब भी ट्राइब्यूनल और एपीलेट ट्राइब्यूनल को इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाने होंगे तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द सेम। एडवोकेट जनरल को अगर रेफरेंस होती है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग तो वो मानी जाएगी लॉ ऑफिसर्स को गई रेफरेंस के तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा सकती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं देयर आर नो डायरेक्ट पावर्स रिलेटेड टू कंटेम्प्ट, लेकिन डिराइव्ड पावर आपको दी गई है जिसके अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हो। अब आता है डेलीगेशन ऑफ पावर। क्या
ट्राइब्यूनल या एपिलेट ट्राइब्यूनल अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। अगर उनको कभी भी लगता है किसी इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर काम के लिए दे नीड सम ऑफिसर, दे नीड सम एम्प्लॉइज, तो उनको वो पावर्स दे सकते हैं, और जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तब उनका पावर खत्म हो जाएगा। तो पावर्स दो तरह की हो सकती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल पावर में हम जनरल ऑर्डर के थ्रू देंगे, स्पेशल ऑर्डर निकालेंगे किसी स्पेसिफिक पावर के लिए, और जब वो काम पूरा हो जाएगा तो उनकी पावर्स भी खत्म हो जाएगी। तो जनरल पावर्स लंबे टाइम तक के लिए हो सकती है, स्पेसिफिक पावर्स कुछ एक टाइम के लिए हो सकती है। तो ट्राइब्यूनल और एपिलेट ट्राइब्यूनल कभी भी अपने काम को स्पीडीली करवाने के लिए या एफिशिएंट मैनर में करवाने के लिए कुछ लोगों को काम दे सकते हैं इंक्वायरी वगैरह का, एंड देन आफ्टर रिपोर्ट सबमिट होने पर वो पावर्स खत्म हो जाएगी। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, कौन लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है ट्राइब्यूनल या एपिलेट ट्राइब्यूनल के सामने? तो देखो, कोई भी पर्सन या तो खुद जा सकता है या फिर अथोराइज कर सकता है किसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, कोस्ट अकाउंटेंट को, या किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर्स को जो तुम्हारे केस को प्रेजेंट कर सके, या कोई ऐसा पर्सन जो समझदार हो जो तुम्हारा केस वहां पे प्रेजेंट कर सके। तो जैसे कोर्ट में जाने के लिए यू नीड अ लॉयर और एडवोकेट फॉर द सेम, यहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉयर भी जा सकता है, लेकिन सीए, सीएस, कोस्ट अकाउंटेंट या फिर कोई और लीगल प्रैक्टिशनर्स या कोई ऐसा पर्सन जो आपके केस को प्रेजेंट कर सके, वो भी वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, पिटीशन, अपील एक्सेट्रा बिफोर एनसीएलटी, कि एनसीएलटी के सामने मेरी प्रोसीडिंग्स, पिटीशन या अपील कैसे प्रेजेंट होगी। तो प्रोसीजर ऑफ अपील में पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग। पहली चीज की इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए कि जो भी आप प्रेजेंट करोगे एप्लीकेशन दैट शुड बी इन इंग्लिश, और अगर अदर इंडियन लैंग्वेज में हुई तो ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में भी जानी चाहिए। फेयरली और लेजिबली टाइप रिटन होनी चाहिए, साफ साफ समझ में आना चाहिए, लिथोग्राफ्ड होनी चाहिए, प्रिंटेड इन डबल स्पेसिंग होनी चाहिए। और ये बाद में जो आपको बताया गया मार्जिन वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपको राइट मार्जिन 2.5 रखना है, लेफ्ट मार्जिन 5 सेंटीमीटर रखना है, पेज नंबर्स प्रॉपर्ली रखने हैं, इंडेक्स रखना है और स्टिच टुगेदर करना है पेपर बुक फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड पूरा बताया गया, इसमें आप लैंग्वेज भी साथ में ऐड कर सकते हो, लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग का ये पॉइंट आपको बनाया गया है। सेकंड, कोर्स टाइटल क्या होगा? बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और अगर एनसीएलटी में जाएगी तो बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रोसीजर। एंड शेल स्पेसिफाई द बेंच, बेंच का भी नाम लिखना पड़ेगा जिस बेंच में आप ये दे रहे हो, और किसके अगेंस्ट तुम इस प्रोसीडिंग को लेकर आए हो, कहीं से क्या कोई ऑर्डर तुम्हें रिसीव हुआ है या कोई ऐसी जगह है जहां से तुम एग्रीव्ड होके आ रहे हो, तो वो भी आपको प्लेस मेंशन करना रहेगा। उसके बाद जो भी तुम्हारे पॉइंट्स होंगे पिटीशन में वो सारे पैराग्राफ्स में होंगे और कॉन्जिक्यूटिव उस पर नंबरिंग होगी, मतलब ऐसे फॉर्मेट में नहीं, पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको उसको रखना रहेगा। नाम, पेरेंट्स का नाम, एज, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी, एड्रेस, सब कुछ उसमें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में वहां पे प्रेजेंट हो रहा है तो उसका भी नाम तुम्हें वहीं पे डालना पड़ेगा, और जिसका भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रहेगा, मतलब जो तुम्हें लीगली रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम बार बार हर प्रोसीडिंग में रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वन टाइम यू हैव टू प्रोवाइड इट इन योर एप्लीकेशन, देन इट विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फ्रेश पार्टी जब भी लाएंगे तो उनकी नंबरिंग कंसेक्यूटिव होगी जिस साइड में उस पार्टी को लाया गया, मतलब एक साइड में आई है तो उस साइड में नंबरिंग चलेगी, दूसरे साइड में आई है तो दूसरे साइड में उसकी नंबरिंग चलेगी। हर प्रोसीडिंग में आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग आप इसमें प्रेफर कर रहे हो अपील, मतलब विच प्रोविजन ऑफ लॉ शुड अप्लाई टू योर केस सो दैट रेमेडी कैन बी गिवन इन अ प्रॉपर मैनर। तो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मेलिटीज दैट आर टू बी फुलफिल्ड व्हेनेवर यू फाइल एन अपील, एप्लीकेशन, पिटीशन इन एनसीएलटी। अब प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन और अपील अभी तो बनाया है, अब प्रेजेंट कैसे करेंगे? हर पिटीशन, एप्लीकेशन कुछ भी हो, ये सब हमेशा ट्रिप्लिकेट में जाएगा, 3 कॉपीज इसकी बनेगी। हर पिटीशन, अपील वगैरह के साथ में ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी डॉक्यूमेंट की आपकी जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे उनकी ड्यूली सर्टिफाइड कॉपीज जाएगी। और एडवोकेट जो पिटीशन फाइल कर रहा है या एप्लीकेशन, तो उसका वेरिफिकेशन करेगा ओरिजिनल से। तो तुम्हारा जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, मे बी इट इज एन एडवोकेट, सीए, सीएस, तो उसको पहले तुम ओरिजिनल कॉपीज दोगे, ओरिजिनल दोगे, देन आफ्टर वो कॉपी को सर्टिफाई करेगा कि वेरीफाइड फ्रॉम ओरिजिनल, देन आफ्टर वो एनसीएलटी में सबमिट होगी। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे सेकेंडरी होंगे, लेकिन वो वेरीफाइड फ्रॉम या कंपेयर्ड विद ओरिजिनल होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट जाएंगे उनके सबके साथ इंडेक्स भी जाएगा, तो इंडेक्स भी ट्रिप्लिकेट में आपका बनेगा।
प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो भी होगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनवलप जो भी तुम्हें है वो देने पड़ेंगे, किसके साथ, मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ में, मतलब जितनी फीस है प्लस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनवलप्स, ताकि आप सर्व कर सको अदर साइड को, अदर पार्टी को भी, वो भी सब आपको ही प्रोवाइड करना रहेगा। अब आता है लॉजिंग ऑफ कैविएट। देखो कैविएट क्या चीज है, मतलब मुझ पे केस होने वाला है या मेरे खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, तो मुझे शक है कि केस होने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो चीज हो एकदम अचानक से, तो मैंने क्या किया, एक कैविएट लॉन्च कर दिया। कैविएट में सुविधा तुम्हें क्या मिलती है कि जब भी अदर पार्टी तुम्हारे खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली रहेगी तो दे विल इन्फॉर्म यू, पर ये हमेशा के लिए नहीं होगा, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 90 डेज रहती है। अगर 90 डेज का पीरियड निकल जाता है उसके बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर फिर से तुम्हें ये सर्विस चाहिए तो तुम वापस से कैविएट लॉन्च करो। तो ये उन लोगों के लिए जो अभी पार्टी बने नहीं है, जो केस अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर वाले के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो भी पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ कोई केस होने वाला है, वो इस तरह से कैविएट लॉन्च कर सकता है, और कैविएट लॉन्च होने के बाद में जब भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो पहले उसको नोटिस दे दिया जाएगा, तो मे बी ही और शी कैन प्रिवेंट द केस, वो केस को बचा ले होने से, या फिर अगर नहीं भी बचा पाए तो प्रिपेयर्ड रहेगा कि क्या मुझे आगे करना है। और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। तो ये एक ऐसी सुविधा है जो आपको मिल रही है ताकि आप पे जब भी केस हो तो बचाया जा सके। एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन, जैसे कि आपने देखा होगा लीगल डॉक्यूमेंट्स पे हर पेज पे आपको साइन करना पड़ता है, तो ये एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन कहलाता है। एवरी पिटीशन, अपील और प्लीडिंग पे नाम और सिग्नेचर आएगा अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का प्रॉपर मैनर में, और every petition or appeal shall be signed and verified by the party concerned in the manner provided by NCLT rules. NCLT rules में जो भी मैनर आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू वेरीफाई द सेम, तो इसको कहते हैं एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, क्या इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है? यस। इंटरलोकेटरी वर्ड का मतलब होता है इंटरमीडिएट। क्या बीच में भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? यस। बीच में एप्लीकेशन क्यों नहीं लग सकती? इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन क्यों लगेगी? स्टे के लिए, डायरेक्शन के लिए, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, डिले के लिए माफी, अगर बहुत ज्यादा डिले हो गया तो माफी मांग सकते हो, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर इन पेंडिंग मैटर्स शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और रिक्वायरमेंट जो भी होगी आपको फुलफिल करनी रहेगी, और एफिडेविट देना पड़ेगा सपोर्ट में एप्लीकेशन के। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पार्टीज जो डॉक्यूमेंट उनसे मांगा वो प्रेजेंट नहीं कर पा रही हो, या जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहे हो वो ऑर्डर की कॉपी तुम्हें नहीं मिल पा रही हो, या तुम्हें टाइम को डिले करवाना है, मतलब जो डिले हुआ है उसको माफी मांगनी है उसके लिए, तो इन सारी चीजों के लिए जो एप्लीकेशन जाएगी दैट इज इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, उसको उसी फॉर्मेट में देना है जिस फॉर्मेट में वो जानी चाहिए, प्रिस्क्राइब फीस उसके साथ चली जाएगी, और साथ ही साथ आपको एफिडेविट भी सपोर्ट में लगाना पड़ेगा। राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर बिफोर द ट्राइब्यूनल, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस चीज पे भी कि क्या पार्टी के राइट्स है ट्राइब्यूनल के सामने अपीयर होने के। खुद जा सकते हैं, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें राइटिंग में उसको बिहाफ में देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप हर किसी को कभी भी भेज सकते हो। आपकी जो पहली एप्लीकेशन जाएगी उसमें आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम रिटर्न में जाना चाहिए, देन ओनली ही और शी कैन रिप्रेजेंट यू इन फ्यूचर। उसके बाद अगर अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जाएगा तो या तो वकालतनामा लेके जाएगा या मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस एज पर एनसीएलटी 12। तो जब सीए, सीएस या कोस्ट अकाउंटेंट वगैरह तुम्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या लेके जाएंगे? मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस लेके जाएंगे एज पर एनसीएलटी 12। लेकिन जब एक लॉयर तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा तो ही और शी नीड्स अ वकालतनामा फॉर द सेम, जिसमें आप उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और ऑफिशियल लिक्विडेटर किसी और ऑफिसर या एडवोकेट को भी अथोराइज कर सकते हैं कि वो ट्राइब्यूनल में तुम्हारा केस रिप्रेजेंट कर सके। जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होगी तो नॉलेज के पर्पस के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी बुलाया जा सकता है कि वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवा सके जो MCA 21 पोर्टल पे है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोर्टल पे इंफॉर्मेशन है वो हमें लग रहा है कि सही नहीं है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी आप प्रोसीडिंग्स में बुला सकते हो। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती है बेंच की प्रोसीडिंग्स की, ना तो खुद कर सकते हो आप, ना ही आपके रिप्रेजेंटेटिव उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दिस थिंग इज नॉट अलाउड, ये चीज अलाउड नहीं है। इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील्स प्रोसीजर बिफोर NCLAT, जैसा हमने NCLT का प्रोसीजर पढ़ा है सेम वैसा ही प्रोसीजर आपका NCLAT का है, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है जो आप देख लेना। प्रोसीजर फॉर प्रोसीडिंग इंग्लिश में होनी चाहिए एप्लीकेशन,
और अगर दूसरी लैंग्वेज में तो ट्रांसलेटेड कॉपी आपकी जाएगी। वहां पे NCLT लिखा था कोर्स टाइटल में, यहां पे क्या लिख देंगे, NCLAT लिख देंगे। वही नाम, पेरेंट्स का नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी का, ये सब कुछ जाएगा। और अगर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है तो बिगनिंग में बता दो, बाद में रिपीट नहीं करना पड़ेगा। पार्टीज की नंबरिंग कंसेक्यूटिव होगी, सेपरेट लाइन दी जाएगी हर पार्टी के डिस्क्रिप्शन को, नाम को। और अगर नाम एक बार नंबर असाइन कर दिए गए नाम के साथ तो वो नंबर्स बाद में चेंज नहीं होंगे। और पार्टीज की डेथ हो जाती है या पेंडेंसी ऑफ अपील के टाइम पे अगर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या हायर्स आते हैं तो उस केस में उनके सब नंबर्स आप असाइन कर सकते हो। तो मतलब कहने का ये है कि एक बार अगर नंबरिंग असाइन कर दी गई तो दैट नंबरिंग शुड नॉट बी चेंज। अगर डेथ भी पार्टी की होती है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई बीच में आता है, तो आप क्या करोगे, सब नंबर्स उसको असाइन कर दोगे। फ्रेश पार्टीज आएगी तो उनके नंबर उसी अकॉर्डिंग चलेंगे जिस कैटेगरी में वो आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि सेम प्रोसीजर है, बस कुछ ही पॉइंट अलग थे। जैसे NCLT की जगह यहां NCLAT लिखना है, बाकी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। एड्रेस में आप क्या क्या लिखोगे, ये ना भी पढ़ो तो भी तुम्हें आता है कि एड्रेस में हम क्या क्या लिखते हैं, हाउस नंबर लिखते हैं, लोकेलिटी लिखते हैं, एरिया लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं। तो ये सारी चीजें तो एड्रेस में आनी चाहिए। तो जब भी आप पार्टीज का एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे तो दैट शुड बी द फुल एड्रेस की वहां पे कुछ डिलीवर हो सके। नेम ऑफ रोड, स्ट्रीट, लेन, नेम ऑफ टाउन, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, या फिर और भी कोई पर्टिकुलर जैसे फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जिससे कि उसको वेरीफाई किया जा सके। अब आता है प्रेजेंटेशन ऑफ अपील बिफोर NCLAT। NCLAT 1 में जाएगी, वही ट्रिप्लीकेट में, सेम यहां वहां भी ट्रिप्लीकेट जा रहा था, यहां भी ट्रिप्लीकेट जा रहा है। सर्टिफाइड कॉपी जाएगी इंप्यूग्ड ऑर्डर की, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट तुम आए हो, जिसपे आरोप लगा रहे हो तुम, उसकी कॉपी भी तुम्हें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल करने पड़ेंगे प्रॉपर मैनर में, सर्टिफाइड कॉपीज उनकी, और वो भी किसमें, इंडेक्स के साथ। इंडेक्स भी किसमें बनेगा, ट्रिप्लीकेट में। फीस दोगे और एनवेलप्स वगैरह प्रोवाइड करोगे ताकि दूसरी साइड पे भी सर्विस हो सके। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज देनी पड़ेगी ताकि हम दूसरी पार्टी को भी प्रोवाइड कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने एक कॉपी दे दी, कम से कम 3-3, 4-4 कॉपीज देनी पड़ेगी, एनवेलप्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ताकि वो दूसरी पार्टीज को भी सर्विस कर सके। पेंडिंग मैटर्स में क्या होगा, सर्विंग कॉपीज देयरफॉर ऑफ इन एडवांस ऑन द अपोजिट साइड और हिज एडवोकेट और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर मान लो कि कोई पेंडिंग मैटर है तो आपको ऑल अदर एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड आफ्टर। तो जितनी भी एप्लीकेशन आपकी प्रेजेंट होगी वो बाद में होगी, जिस पहले क्या होगी, सर्विस होगी अदर साइड में। मतलब मैंने पहले एप्लीकेशन लगाई, अब वो एप्लीकेशन पे दूसरी पार्टीज को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी इन्फॉर्म नहीं हुआ, उससे पहले अदर एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। मतलब इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन पहले नहीं लग सकती, पहले उनको सर्विस होने दो सारी चीजें, उसके बाद आप कोई भी दूसरी एप्लीकेशन लगा सकते हो। प्रोसेसिंग फीस बाय रूल जितनी भी होगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनवेलप्स ऑफ सफिशिएंट साइज आपको देने पड़ेंगे। ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपीयर होगा, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 432 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पार्टी किसी भी प्रोसीडिंग में या एपिलेट ट्राइब्यूनल में खुद जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट या किसी लीगल प्रैक्टिशनर्स या किसी अदर पर्सन को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एडवोकेट जाएगा तो क्या लगेगा, वकालतनामा। प्रोफेशनल कोई दूसरा जाएगा तो मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस लेके जाएगा। अपीयर करेगा जब एपिलेट ट्राइब्यूनल में तो सेम प्रोफेशनल ड्रेस जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी है। तो लॉयर्स की आपको पता है ब्लैक ब्लेजर वगैरह ये लोग पहनते हैं, कोट पहनते हैं। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कोस्ट अकाउंटेंट की या कंपनी सेक्रेटरीज की, तो एज पर देयर प्रोफेशनल एथिक्स जो उनको कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनको ड्रेस कोड है वो उनको पहनना रहेगा। तो यहां पे आके आपका NCLT और NCLAT वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है टॉपिक। अब हम बात करेंगे स्पेशल कोर्ट की, जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल कोर्ट क्या है, सेक्शन 435 कंपनीज एक्ट का कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल किसी ऑफेंस के लिए स्पेशल कोर्ट बना सकती है, कितनी भी जितना वो चाहे। अब ये कोई अदर कोर्ट नहीं होगी, कोई अलग कोर्ट नहीं है, किसी भी एग्जिस्टिंग कोर्ट में से एक मजिस्ट्रेट वगैरह को अपॉइंट कर देंगे एज अ स्पेशल कोर्ट की, वो तुम्हारा केस ट्राई करेंगे। स्पेशल कोर्ट में क्या होगा, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और ऑफेंसेस पनिशेबल विद 2 years और मोर। अगर 2 या 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस है तो आपका सेशन जज या एडिशनल सेशन जज क्या बन जाएंगे, स्पेशल कोर्ट बन सकते हैं।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी बन सकते हैं अदर ऑफेंसेस के लिए, मतलब जिनमें 2 साल से कम की सजा हो उनके लिए आप मजिस्ट्रेट कौन सा मेट्रोपॉलिटन या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी बना सकते हो आपका स्पेशल कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेगी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी जिसके जुरिस्डिक्शन में उनको अपॉइंट करना है और वो वर्क करेंगे। तो स्पेशल कोर्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कोई नई कोर्ट बनाई जाएगी, एग्जिस्टिंग कोर्ट में से ही या तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को उठा लोगे आप, उन्हीं को बना दोगे स्पेशल कोर्ट, और या फिर आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को उठा के उनकी स्पेशल कोर्ट बना सकते हो। लेकिन याद रखना दोनों अलग अलग केसेस में, जब 2 ईयर से कम वाले हो तो मजिस्ट्रेट्स आएंगे और 2 ईयर से ज्यादा वाले हो तो आपके कौन आ जाएंगे, सेशन या एडिशनल सेशन जज आ जाएंगे। ऑफेंसेस जो ट्रायबल हैं किसके द्वारा, स्पेशल कोर्ट के द्वारा, सेक्शन 436। सारे ऑफेंसेस ट्राई हो सकते हैं पर इसमें अमेंडमेंट आ चुका है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कहां पे होंगे अभी ऑफेंसेस ट्राई, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का होगा। जब भी कोई पर्सन एक्यूज्ड होगा, सस्पेक्टेड होगा कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस का, तो फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगा उसका डिटेंशन, कस्टडी जितना भी उसको लगता है फिट। तो अगर 15 दिन का डिटेंशन दिया है तो वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और 7 दिन का देने के लिए यू नीड एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो देखो मजिस्ट्रेट की 2 क्लासेस होती है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव नॉर्मली केसेस को ट्राई नहीं करते हैं, जुडिशियल केसेस को ट्राई करते हैं। तो इफ यू फाउंड समवन ऑफेंडर और आप उसको प्रेजेंट करते हो मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट की कैटेगरी देखें, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो वो फर्दर डिटेंशन ऑर्डर कर सकता है उस पर्सन का फॉर 7 डेज ओनली, और अगर आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा तो यही डिटेंशन एक्सीड होकर कितना हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है, पर 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी मजिस्ट्रेट के पास तुम उस पर्सन को लेकर जा रहे हो। स्पेशल कोर्ट कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकती है इन रिलेशन टू पर्सन फॉरवर्डेड टू इट अंडर क्लोज बी, द सेम पावर विच ए मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ केस में एक्सरसाइज। मतलब जैसे एक मजिस्ट्रेट की पावर होती है तो सेम वो ही पावर एक स्पेशल कोर्ट के पास रहेगी, अलग पावर कुछ भी नहीं दी गई है। मतलब सिर्फ नाम स्पेशल कोर्ट है, तो एक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जितनी पावर है उतनी ही पावर उसकी रहेगी, उससे ज्यादा पावर वो एक्सीड नहीं कर सकता। स्पेशल कोर्ट को जब भी लगे तो समरी वे में भी ट्रायल हो सकते हैं, जैसे हमने सीपीसी में समरी प्रोसीजर पढ़ा था, सीआरपीसी में समरी ट्रायल पढ़ा था, वैसे ही यहां पे भी समरी ट्रायल हो सकता है अगर उसको लगे तो, जब पनिशेबल हो इंप्रिजनमेंट से नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं होने वाली तो उसका समरी ट्रायल भी पॉसिबल है, पर अगर समरी ट्रायल हुआ तो इंप्रिजनमेंट 1 साल से ज्यादा की नहीं देनी है। तो समरी ट्रायल किन केसेस का हो सकता है, जिनमें 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं होने वाली हो, और हम उसमें सजा कितनी दे सकते हैं, ओनली फॉर 1 ईयर। ये कंडीशन आपकी यहां पे बनी हुई है। अब ये कुछ अमेंडमेंट है जो एक्चुअल में इंक्लूड हो चुके हैं पीपीटी में, फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो देख लेते हैं एक बार। नॉट एक्सीडिंग 11, ये मैंने आपको बता दिया था कि पहले एक कंडीशन थी कि एनसीएलएटी में जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर 11 से ज्यादा नहीं हो सकते, पर अब ये कंडीशन रिमूव हो चुकी है, अब 11 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक दूसरा अमेंडमेंट क्या है कि पहले कोई सेक्शन 53N हुआ करता था जिसको हमने सेक्शन 53A से सब्स्टिट्यूट करा है, मतलब लेटर को चेंज किया है। 418A सेक्शन एक है जिसमें कहा गया है कि सबसे छोटी बेंच जो होगी उसमें भी कम से कम एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होना चाहिए, और जो पावर्स होंगी वो सेम रहेगी चाहे अदर बेंच की तरह, क्योंकि चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट वगैरह तो एक ही जगह पे हो सकता है, दैट इज द प्रिंसिपल ब्रांच। अदर ब्रांचेस पे पर मिनिमम साइड पे एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर आपका होना चाहिए। ये ज्यादातर न्यू दिल्ली में रहेंगे या फिर अदर प्लेसेस पे जहां भी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, अपने ऑफिसेस बना सकते हैं। अब एक स्पेशल कोर्ट में मैंने चीज बताई थी, स्पेशल कोर्ट में मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि पहले ये था ऑल ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड, अब उसमें से एक ऑफेंस हटा दिया गया है। ओल्ड प्रोविजन था कि सारे ऑफेंस ट्राई हो सकते हैं, न्यू प्रोविजन क्या आया कि सेक्शन 452 वाले ऑफेंसेस यहां स्पेशल कोर्ट में ट्राई नहीं हो सकते। सेक्शन 452 किससे रिलेटेड है, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट, कि किसी टाइम पे सारे ऑफेंसेस कवर होते थे, स्पेशल कोर्ट में आ सकते थे, पर आज की डेट में हमने स्पेशल कोर्ट के परव्यू से हटा दिया है कौन से ऑफेंस को,
सेक्शन 452 में पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ कंपनी, ये वाला अब इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा देखो केस लॉज है, इसमें 2 केस लॉ है जिनमें आपको समझ में आएगा कि पावर्स किस तरह से एक्सरसाइज होती है एनसीएलटी और एनसीएलटी में। पहला केस है मेसर्स कैलेडोनिया जूट एंड फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड जो एपिलेंट है वर्सेस मेसर्स एक्सिस निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स रेस्पोंडेंट। यहां पे क्या था कि मुद्दा ये था एनी क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी इन लिक्विडेशन कैन सीक ट्रांसफर ऑफ वाइंडिंग अप प्लिया फ्रॉम हाई कोर्ट टू एनसीएलटी। देखो अगर हम कंपेयर करें एनसीएलटी और हाई कोर्ट को तो सेम लेवल आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सिविल कोर्ट जैसी पावर इनको दी गई है, और अगर एनसीएलटी के बाद कोई चीज आती है तो दैट इज एनसीएलटी। हम सबको पता है कि वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग अगर एनसीएलटी में चल रही तो हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, पर अगर हाई कोर्ट में चल रही हो तो क्या एनसीएलटी में ट्रांसफर हो सकती है? इसी पे बेस्ड ये केस था कि कंपनी ने की वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग कहां पे चल रही थी? हाई कोर्ट में चल रही थी। इसी बीच में कंपनी का जो क्रेडिटर था उसने एक वाइंडिंग अप एप्लीकेशन लगा दी इलाहाबाद की एनसीएलटी में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रही थी। साथ ही साथ इसने एप्लीकेशन लगाई ट्रांसफर की, कहां पे? हाई कोर्ट में, कि हाई कोर्ट क्या करे एनसीएलटी को मामला ट्रांसफर कर दे, क्योंकि एनसीएलटी इज द प्लेस जहां पे वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग चले। पहले हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, इसीलिए बन गए एपिलेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हां जब वो क्रेडिटर कह रहा है तो हर क्रेडिटर को ये राइट है, और वो क्रेडिटर अकेला क्रेडिटर नहीं कंसीडर होगा, ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। तो हमें हाई कोर्ट से हटा के वाइंडिंग अप को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? एनसीएलटी इलाहाबाद में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे ये केस इसी से रिलेटेड था कि आपको पिटीशन अगर लगानी है हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट में लग सकती है, पर अगर एनसीएलटी में शिफ्ट करवानी है, ट्रांसफर करवानी है, तो यू हैव टू टेक वैलिड पॉइंट्स ले जाओ वैलिड, तो वो ट्रांसफर हो सकती है। तो यहां क्रेडिटर ने कहा तो उसको होल क्लास ऑफ क्रेडिटर से की तरह माना गया और उसकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। हाई कोर्ट से कहां शिफ्ट हो गई? प्रोसीडिंग एनसीएलटी में शिफ्ट हो गई। दूसरा केस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली जिमखाना, मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन का केस है। यहां पे ये प्रोसीडिंग कहां चल रही थी? एनसीएलटी में चल रही थी। एनसीएलटी में प्रोसीडिंग जब चल रही थी तो एनसीएलटी ने एक इंटरिम ऑर्डर निकाला। इंटरिम ऑर्डर क्या निकाला? कि मिसमैनेजमेंट को कम करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हमें पूरी कमेटी जो है जनरल कमेटी उसको आप सस्पेंड कर दो और नया कुछ करो जिससे कि ये मिसमैनेजमेंट रिमूव। एनसीएलटी ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए कहा हम पूरी कमेटी को सस्पेंड नहीं करेंगे, मैनेजिंग कमेटी को हमने 2 यहां पे आप अपने अपॉइंट करके डायरेक्टर्स भेज दो, वो फिर अपना काम कर लेंगे। इन्होंने फिर अपील लगाई एनसीएलटी में, तो एनसीएलटी ने देखा कि जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है वो किसी काम का नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर आप कुछ लोगों को नए बना के भेज दोगे, कुछ पुराने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आएगी उनमें कि कुछ को राइट ज्यादा मिल रहे हैं, कुछ को कम मिल रहे हैं। तो इन्होंने फिर जनरल कमेटी को पूरी को सस्पेंड किया। तो जो इंटरिम ऑर्डर एनसीएलटी ने निकाला था उसको मॉडिफाई किया गया एनसीएलटी के द्वारा। उन्होंने पूरी जनरल कमेटी मैनेजिंग कमेटी को सस्पेंड किया और एक नया एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। तो वो अब एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ संभालेगा। तो इस तरह से उस जो गंदगी वहां पे हो रही है, मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन हो रहा है, उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इस केस में एक चीज निकल करके आई कि एनसीएलटी के ऊपर एनसीएलटी के पास बहुत सारी पावर्स होती है, तो कभी भी उनके इंटरिम ऑर्डर्स को या जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसको चेंज किया जा सकता है। तो अब ये चैप्टर आपका यहां पे आके पूरा कंप्लीट होता है। मेनली इसमें 3 ही टॉपिक थे, एनसीएलटी, एनसीएलटी और स्पेशल कोड, जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लर्न करते हो।